स्वामी विवेकानंद ने कहा था, संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। So very warm welcome to Voice What presents inspirational brands and leaders make in India। आज बात होगी डिजिटून्स की। डिजिटून्स की 2009 में जब शुरुआत हुई थी, तब एनिमेशन स्टूडियोज का मतलब था साउथ इंडिया, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु, हैदराबाद। उस समय दिल्ली को एनिमेशन के लिए फेवरेबल नहीं माना जाता था और वजह थी रिसोर्सेज की कमी। लेकिन अपने संघर्ष से विकास कुमार ने न सिर्फ इस कंपनी को चलाया बल्कि इसे देश की लीडिंग कंपनी बना दिया। और आज डिजिटून्स के सीईओ फाउंडर विकास कुमार खुद हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो विकास, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप रेगिस्तान में पानी ढूंढने निकले थे, लेकिन आपने उस रेगिस्तान को ही समंदर बना दिया। सो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड द आइडिया एंड द हार्ड वर्क दैट वाज नीडेड टू क्रिएट सच अ मैसिव ऑर्गेनाइजेशन? रेगिस्तान में पानी नहीं था, रेगिस्तान में बिस्लेरी का बॉटल ढूंढने के बराबर था। Right. एनिमेशन स्टूडियो यहाँ खोलना, क्योंकि दिल्ली में बिल्कुल एनिमेशन की कंपनी नहीं थी एंड मैं प्रीवियसली कई सारी कंपनियों में जॉब करता था, काम करता था। तो मैंने फील किया कि यहाँ पे एक भी स्टूडियोज़ नहीं है जो कि वर्ल्ड क्लास काम कर सके या काम करता हो कर रहा हो। तो वहाँ से ये आइडिया आया और मैंने फिर 2009 में नदीम के साथ और 4-5 लोग थे मेरे साथ, हमने डिजिटून्स की स्थापना की और नोएडा में, और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। इनिशियल जर्नी काफ़ी संघर्षपूर्ण था, काफ़ी स्ट्रगल था वहाँ पे, जहाँ पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। हमारे पास आर्टिस्ट ही नहीं मिल पाते थे बिकॉज दिल्ली एनसीआर में कोई था ही नहीं, तो उनको ढूंढना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद डेली बेसिस का बिज़नेस, और हमारी कंपनी की खासियत ये थी गीतांजलि कि हमने किसी से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लिया था। हमारी कंपनी में 0 इन्वेस्टमेंट किसी का है। तो ये सारे इनिशियल टाइम पे सेटअप करना और स्ट्रगल करना एक काफ़ी टफ टास्क था उस वक्त, जिसको हमने किया था। मैं वही जानना चाहती हूँ कि आपने तब उस टाइम 4 से 5 लोग आपके साथ जुड़े थे, लेकिन उस वक्त स्टार्टअप्स इतने पॉपुलर नहीं थे, तो उनको इस कंपनी का हिस्सा बनाना कितना आसान था या कितना उसमें चैलेंजेस आए? कुछ लोग तो हमारे जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट्स वगैरह के स्टूडेंट्स हमारे संपर्क में रहते थे कुछ ना कुछ काम करने के लिए। तो वहाँ से हमने ऑलमोस्ट सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को एक तरीके से कैंपेन के तौर पे हम वहाँ पे गए, हम लोगों से मिल करके हमने उनसे बात की कि आप हमारी टीम के साथ जुड़िए। हमने उनको प्रोजेक्ट्स दिखाए कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स हम करना चाहते हैं, उनको हमने कन्विंस किया। आए कुछ लोग काम करना चाह रहे थे और इनएक्सपीरियंस थे, तो शायद उस लेवल पे वो लोग इस शुरुआत में हम उस लेवल पे उनको नहीं ला पाए प्रोजेक्ट के हिसाब से, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारे पास आता नहीं था। तो कुछ लोग छोड़ के चले गए। लेकिन उस दौरान भी हमने क्या किया कि हम ई लर्निंग और उस तरह के प्रोजेक्ट हमेशा हम सॉल्व करते रहे, हम काम करते रहे। जी, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि कभी भी हम किसी बिज़नेस की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कस्टमर या फिर क्लाइंट। तो अपने पहले क्लाइंट को या फिर आपके पहले कस्टमर को आपने किस तरह से एक्वायर किया, कितना टाइम लगा, और क्या वो अभी भी कंपनी की ये जो प्रोफाइल है उसका पार्ट है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे पास क्लाइंट डिजिटून्स खोलने से पहले था, मेरे पास हाथ में आ गया था क्लाइंट, और उनको एक डेमो बना करके मुझे देना था। तो मैंने अपने फ्लैट पे 4-5 लोगों के साथ, आज भी मुझे ध्यान है, मेरे पास टेबल नहीं था, तो ग्राउंड पे बैठ करके वो डेमो बनी थी। और डेमो बना करके वो प्रोजेक्ट था ILFS का, और वो ई सामर्थ्य प्रोजेक्ट था बिहार गवर्नमेंट के लिए बनी थी। और उस टॉपिक का नाम था काल टेंस, हिंदी की टॉपिक था, वो हमने सैंपल बनाया था उसके लिए। और वो प्रोजेक्ट जब डेमो हमने उनको सबमिट किया तो उनको पसंद आया और उन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया और फिर कंपनी स्टार्ट हो गई। तो क्या वो आज भी हिस्सा है? बिल्कुल आपका हिस्सा है। तो ये कितने मतलब किस तरह से आप जो है इस काम को करते हैं, और बेसिकली आइडिया क्या है, मतलब व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली दैट यू डू? डिजिटून्स का जो हम लोग काम करते हैं, इसके 2 फेजेस हैं। पहला फेजेस जो 2014 तक था, उसमें हम लोग चूँकि सर्वाइवल हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, सर्वाइव करने का क्वेश्चन था, तो हम लोग उसके लिए ई लर्निंग और कॉर्पोरेट लर्निंग, एजुकेशनल लर्निंग हम प्रोजेक्ट करते थे। जो स्कूल एजुकेशन में जो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन होती थी वो हम करते थे। 2014 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने वर्ल्ड इंटरनेशनल जो एनिमेशन इंडस्ट्री है, हमने उसमें स्टेप इन किया और हम जो शो बनाते हैं बेसिकली जो मेजर
ब्रॉडकास्टर्स हैं लाइक निकलोडियन, हमारे शोज़ नेटफ्लिक्स पे हैं, प्राइम पे हैं। इस तरह के शोज़ हम इस तरह के कस्टमर के लिए काम करते हैं जो हम शोज़ बनाते हैं। मैं कई सारे शोज़ का नाम लेना चाहूँगा जो कि जिस पे हमने काम किया है। BBC की काफ़ी फेमस शोज़ है, डॉक्टर हू जिस पे हमने काम किया है, निंजा टर्टल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ निकलोडियन जिस पे हमने काम किया है। इसके अलावा कई सारे ऐसे शोज़ हैं जिसको कि यहाँ पे हमने काम किया है और आज वो यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, UK हो, US हो, कनाडा हो, हर जगह वो प्रीमियर होता है, हर जगह वो एयर होता है। विकास, हमने पढ़ा है कि कंपनीज विजन इट लेड यू टू मेक सम टफ चॉइसेस, तो वो टफ चॉइसेस क्या थे एंड डिड दे सर्व यू वेल? हमने 2014 में जो एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर था, टेक्नोलॉजी था, हम उस पर काम करते थे। 2014 में समहाउ वी वर फोर्स्ड टू चेंज द टेक्नोलॉजी। फोर्स सिचुएशन के हिसाब से फोर्स थे हम, जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी के साथ हम काम करते थे। एडोबी सॉफ्टवेयर था जिनका फ्लैश, तो उससे हमने अपने आप को माइग्रेट किया था और बड़ा फोर्सफुली हुआ था एक सर्टेन टाइम ऑफ फ्रेम के लिए। हमने पूरा टेक्नोलॉजी चेंज की। वो हमारे डिजिटूंज के पूरे लाइफ का सबसे टफ डिसीजन मैं मानता हूँ, बिकॉज ओवर द नाइट हमने उसको चेंज किया था। तो चलिए विकास, अब आगे जो है आपके जो कंज्यूमर ग्रुप है और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। श्योर, थैंक यू। ये बात तो हम सब जानते हैं और मानते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा और सबसे लॉयल कंज्यूमर ग्रुप है तो वो हैं बच्चे। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिजिटून्स के जो शुरुआती प्रोजेक्ट्स थे वो बच्चों के एजुकेशन और पब्लिशिंग से जुड़े थे। इस बात से एक शेर याद आता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बस ऐसी ही कहानी है डिजिटून्स की भी, जो अब सिर्फ पब्लिशिंग नहीं बल्कि एनिमेटेड शोज़ पर भी काम करते हैं, जो सिर्फ बच्चों के ही नहीं बल्कि बड़ों के भी फेवरेट हैं। रिक एंड मॉर्टी, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स और डॉक्टर हू, ये तो सिर्फ 3 ऐसे नाम हैं जो हम सब जानते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और विकास से बात करते हैं इस सफ़र के बारे में। सर, मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि साल 2009 से लेकर साल 2022 तो डिजिटून्स ने बहुत ही लंबा सफ़र तय किया है और आपकी जो पहली एनिमेटेड सीरीज़ थी बॉन्डी बैंड, उससे लेकर अभी तक जो है एक बहुत ही ये जो सफ़र रहा होगा रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा होगा। तो इस जर्नी के बारे में हमें बताइए। 2009 से लेकर के आज तक हमने बहुत सारी सीरीज़ पे काम किया है, फीचर फिल्म पे काम किया है। बॉन्डी बैंड हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि वो पहला टीवी सीरीज़, इंटरनेशनल टीवी सीरीज़ हमारे पास आया था और हमने उस पर काम किया था। वो उस वक्त आई थी जब कंपनी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और वहाँ से हम सरवाइव कर पाए एंड उस प्रोजेक्ट के आने के बाद और थ्रू आउट हम उसके बाद कभी हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं टीवी सीरीज़ को लेकर के। एंड आज के डेट में हमने ऐसे ऐसे सीरीज़ पे काम किया है जिन्होंने एमी अवार्ड तक, डे टाइम एमी अवार्ड मिला है, नॉमिनेटेड हुए हैं, इंक्लूडिंग निंजा टर्टल, रिक एंड मॉर्टी, सोलर अपोजिट, डॉक्टर हू, ये सारी सीरीज़ पे हमने काम किया है। हर प्रोजेक्ट के अपने एक चैलेंजेस होते हैं और हमारी टीम जो हमारे साथ टीम है बहुत हाईली मोटिवेटेड टीम, डेडिकेटेड टीम एंड लॉयल टूवर्ड डिजिटून्स है, जिन्होंने जो मेरी सेकेंड टीम है जो जस्ट मेरे बाद लीड करती है डिजिटून्स को, दे आर द वन जो कि ये सारे रोलर कोस्टर जो आपने यूज़ किया उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें जितने भी हमारे की मेंबर्स हैं वो हर प्रोजेक्ट को जब भी न्यू प्रोजेक्ट आता है तो उसके हिसाब से समझ करके उनको वो एक्सिक्यूट करते हैं। तो विकास, इस पूरे सफ़र में आपने सक्सेस तो देखी लेकिन कई उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, तो हमें उनके बारे में बताइए, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने ओवरकम किया? जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी 2009 में तो शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 2010 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी और उसके हम भी शिकार हुए थे। बहुत बुरी तरीके से हम अफेक्ट हुए थे। सिचुएशन ऐसी आई थी कि जहाँ पे 3 महीने 4 महीने की हम सैलरी पे नहीं कर पा रहे थे और लोग जॉब छोड़ के जा रहे थे। उस वक्त भी मैं सभी लोगों से बात कर रहा था, फेस कर रहा था कि आप डिजिटल छोड़ के मत जाइए, ये आपको कंपनी आपको पे बैक करेगी। और सिचुएशन ये हो गई थी कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे जेनसेट में तेल डालने के लिए, क्योंकि उस वक्त नोएडा में लोड शेडिंग काफ़ी होती थी इलेक्ट्रिक की।
मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता था कि 2 बजे 1:30 बजे लाइट जाती थी और शाम के 6 बजे तक आती थी, और लंच टाइम होता था और आर्टिस्ट बिना काम किए घर लौट जाते थे। एंड हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि जनरेटर में तेल डालें। मैं खुद मेट्रो से सफ़र करना शुरू किया था। फॉर्चुनेटली मुझे ये बॉन्डी बैंड सीरीज़ मुझे मिला एंड वहाँ से हमने स्टार्ट किया। और जब हमने स्टार्ट किया तो मैं आपको बड़ा ही गर्व के साथ ही कहना चाहता हूँ कि जो लोग कंपनी छोड़ के गए थे, 4 महीने की सैलरी जिनकी ड्यूज़ थी, मैंने उनको बुला करके उस वक्त एक बैंक का सेविंग अकाउंट के ऊपर 6% इंटरेस्ट पे करते थे। मैंने घंटा के हिसाब से जोड़ करके उनको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस किया था, उनको मैंने पे किया था। तो डिजिटूंज ने हमेशा एक वैल्यूज़ को ध्यान में रख कर के काम किया है। और हमारा जो वो टफ़ टाइम था, उस पूरे टफ़ टाइम में हमने एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा है कि हम अपने वैल्यूज़ और ऑनेस्टी सिंसियरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आपकी जो रीसेंट मूवी है बॉबल हेड्स, इट वाज डायरेक्टेड बाय ब्यूटी एंड द बीस्ट्स कर्क वाइज, और उसे प्रोड्यूस किया था लॉरेंस कैसनॉफ ने, जो मॉर्टल कॉम्बैट के हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इतने नामी लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऐसा लगा कि हम मतलब बहुत ही इजी टू डील जिसको कहते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला प्रोसेस। और अगर आप मिस्टेक्स करते हो तो मिस्टेक्स भी जनरली जो कस्टमर का एक रिएक्शन होता है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क था। मिस्टेक्स में वो हमारे को एक तरीके से सिखाते थे, बताते थे। और इस प्रोजेक्ट में हमने अपनी वैल्यू भी उनको बहुत ऐड करके दिया है, जहाँ पे हमने भी उनको सरप्राइज़ किया कि अच्छा डिजिटूंज तो वो चीज़ उनको। और ये काफ़ी दोनों टीम में काफ़ी ज़्यादा एक कोऑर्डिनेशन रहा। हमारी टीम भी उनके एक्सपेक्टेशन पे से कहीं ज़्यादा खरी उतरी। तो विकास, मैं ये जानना चाहती हूँ कि डिजिटून्स के खुद के अपने भी आईपीज़ हैं विद सम ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पार्टनर्स। तो क्या ये सच है कि आप प्राण कॉमिक्स के साथ मिलकर जो आपको सबसे पॉपुलर कैरेक्टर पिंकी, उसको हमारे स्क्रीन्स पर लाने वाले हैं, और मिशा द कैट का भी नया सीज़न आने वाला है? हमारे कई सारे आईपीज़ हैं अंडर को प्रोडक्शन एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल पार्टनर्स, जिसमें से मीशा द पर्पल कैट, जिसके हमने 3 सीज़न बनाए हैं। स्पेन में हमारी जो प्रोड्यूसर है मार्ता, उसके साथ हमने इसको किया है। एंड अभी हमने प्राण कॉमिक्स के साथ मिलकर के, प्राण फैमिलीज़ के साथ मिलकर के हमने एक एग्रीमेंट किया है, जहाँ पे हम पिंकी कॉमिक्स को जल्दी ही स्क्रीन पर लाने की हम पूरी योजना बना रहे हैं। और हम कई ब्रॉडकास्टर से इंडिया में हम संपर्क में हैं, और इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स के साथ भी हम पिंकी को उस लेवल पे लेके आना चाहते हैं। तो विकास, ये तो बात हुई आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, आपकी स्ट्रगल्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में। थैंक यू। श्योर। Pero entonces, es en serio, tú ya no ni lo Put our training to use. What training? I'll work with Dan here. Welcome back to Voice What presents Inspirational Brands and Leaders Make in India. साल 2014 में भारत सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, लेकिन डिजिटून्स तो शुरुआत से ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता आया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, डिजिटून्स इज ऑल्सो मेकिंग इंडिया। कैसे? आइए जानते हैं पूरी कहानी विकास की ज़ुबानी। तो विकास, मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिजिटून्स इज़ नॉट जस्ट अनदर एनिमेशन और प्रोडक्शन कंपनी जो इंटरनेशनल ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करता है, बट यू ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन प्रमोटिंग इंडियन कल्चर ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। इस बारे में आपका क्या कहना है? इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे याद है 2014 या 15 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मैडिसन गार्डन न्यूयॉर्क में स्पीच दिया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी यूएस में इंडियंस रहते हैं वो कम से कम 5 अमेरिकन्स को इंडिया भेजें, इंडिया देखने के लिए, टूरिज्म में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि इन्होंने बाहर में रहने वाले को तो कहा है, लेकिन जो इंडिया में रह रहे हैं वो भी इसमें अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कैसा रहेगा। तो व्हाट आई डिड इट कि एवरी 3rd अगस्त को डिजिटूंज का एनुअल इवेंट होता है।
हमने उसको एक इवेंट के तौर पे कन्वर्ट किया और हमारे जितने भी क्लाइंट हैं हमने उनको इनवाइट किया और वो यहाँ पे आते हैं तो पूरी फैमिली के साथ और वो हम उनके साथ एक 2 या 3 दिन का इवेंट हमारा होता है जिसमें कंप्लीट इंडियन कल्चर के साथ हमारा उनके साथ हम इवेंट करते हैं एंड देन आफ्टर फिनिशिंग दिस इवेंट ये भारत घूमने के लिए निकलते हैं, चाहे वाराणसी हो, जयपुर हो, आगरा हो। तो एक तरीके से वो हमारे एनुअल डे को भी सेलिब्रेट करते हैं और टूरिज्म में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो आप कैसा फील करते हैं जब आप इंडिया को एक ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री में विच इज़ क्राउडेड विद इंटरनेशनल प्लेयर्स? बिहार के बहुत ही पिछड़े इलाके समस्तीपुर से बिलोंग करता हूं और वहां से आकर के मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा हूं जहां पे मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कैसा फील करता हूं। आई डेफिनेटली फील प्राउड। आपका बिहार में अपना एक स्कूल है लेफर्ड इंटरनेशनल, आप अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को दीक्षांत इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो इन इनिशिएटिव्स के बारे में हमें बताइए। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि वैसी जगह पे एक नॉर्मल स्वास्थ्य की जो व्यवस्था होती है वो नहीं है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और अगर अच्छी एजुकेशन मुझे भी मिली होती शायद जो आज दिल्ली में या इस तरह के जगहों पे मिल रही, तो शायद जो मैं आज कर पा रहा हूँ इससे कहीं और ज़्यादा मैं बेटर मैं कर पाता। ये मैं खुद फील कर रहा हूँ। यही वजह है, यही चीज़ें इंस्पायर किया मुझे और मैंने वहाँ पे जाके स्कूल खोला है, लेफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। दूसरा जो दीक्षांत ITI है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हम वहाँ पर अंडर प्रिविलेज बच्चों को लेकर के उनको ट्रेनिंग दे करके यहाँ दिल्ली NCR कोलकाता या बड़े शहरों में जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनको कि ITI से पास आउट बच्चों को एडमिशन हायर करते हैं, उनके साथ कनेक्ट करा करके हम उनको ये कराते हैं। विकास, अपने इन इनिशिएटिव्स के ज़रिए आप कितने लोगों को एक मौका देते हैं आगे बढ़ने का, कुछ नया सीखने का। लेकिन अभी जैसा हम आजकल के हालात देख रहे हैं, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बिजनेसेस काफ़ी लॉस में गए हैं, लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं, कई लोगों को जो है हेल्थ के इश्यूज भी आए हैं और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो बहुत लॉसेस में भी जा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कोविड में हमारा बिजनेस डेफिनेटली अफेक्ट हुआ इन द टर्म ऑफ आउटपुट, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जब हमने लोगों को काम करने के लिए दिया तो ये सबके लिए नया था, तो दे वर नॉट रेडी और बहुत लोगों के घर पे उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी। लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में भी कंप्यूटर, पावर बैकअप, इंटरनेट लोगों के घर पे पहुंचाया गया, जहां से वर्क फ्रॉम होम में काफ़ी लोगों ने काम करने की कोशिश की। लेकिन हमारा आउटपुट जो हमने रिपोर्ट किया, देखा हमने कि लगभग 10 से 15% आउटपुट पे हमारा इफेक्ट हुआ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हमने ना तो किसी की सैलरी काटी, ना ही हमने किसी मंथ सैलरी डिले की। हम जिस हिसाब से हम नॉर्मल फंक्शन कर रहे थे उसी हिसाब से हम फंक्शन करते गए। इनफैक्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन कोविड के साथ हम लोगों ने हायरिंग की है और मुझे याद है कि डीप लॉकडाउन जब चल रही थी जून जुलाई में, उस वक्त हमारी हायरिंग अपने पीक पर थी। एंड 2020 से लेकर के 2021 तक जो डिजिटूंज की स्ट्रेंथ थी उसमें लगभग 100 से 120 लोगों की एक्स्ट्रा हायरिंग हमने की है, जिसमें इंक्लूडिंग कोविड का टाइम था। यानी इस मुश्किल वक्त में भी आपने अपने एम्प्लॉयज़ का साथ नहीं छोड़ा और शायद यही वजह है कि आज डिजिटून्स जो है इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमेशन स्टूडियोज़ इन इंडिया, जो कि बहुत अलग अलग लोकेशन से ऑपरेट करते हैं, जैसे कि नोएडा हो गया, कोलकाता हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, विद अ टीम ऑफ अराउंड 400 आर्टिस्ट्स। आने वाले समय में डिजिटूंज कम से कम 3 से 4 कंट्रीज़ में ऑपरेशन खोलने के लिए जा रही है। हमारा नॉर्थ अमेरिका इमीडिएट फर्स्ट प्लान हमारा है, यूरोप हमारा है, UK और आयरलैंड में कहीं हमारा है, एंड मलेशिया और इस तरफ हम वियतनाम और फिलीपींस इधर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। आने वाले समय में हम कम से कम 3 से 4 स्टूडियोज़ और स्टार्ट करेंगे। अभी हमने कोलकाता में और ज़्यादा एक्सपैंड किया है। पहले जो हमारी टीम स्ट्रेंथ थी, हमारा एक ऑफिस था, अब हमने दूसरा ऑफिस भी कोलकाता में लिया है। तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं और हम काफ़ी बड़े लेवल पे एक्सपैंड कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि डिजिटून्स का अगला पड़ाव डिज्नी या पिक्सार के जैसा एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनने का है? मैं डिज्नी और पिक्सार के बारे में तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं इतना आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं भारत की ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूं जिसको कोई भी जब नाम ले तो गर्व से नाम ले
और भारत की एक ऐसी कंपनी जो विश्व स्तर पे जा कर के वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिलीवर करे। यानी आप डिजिटून्स का एक अपना एक अलग ब्रांड बनाना चाहते हैं जिससे इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो भी इंस्पायर हों। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और वहाँ पे ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ जिसमें ह्यूमन वैल्यूज़ की सबसे ज़्यादा जगह हो, और डिजिटून्स एक ऐसी फैमिली की तरह ऑपरेट करे जिसमें कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जिनकी ये पहली जॉब है, और इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है डिजिटूंज में। सबसे 90 to 95% जो डिजिटूंज की स्ट्रेंथ है उनकी फर्स्ट जॉब है, और मैं इसको उनकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक टाइम आए जिसमें वो कंपनी के वो भी हिस्सेदार बने, वो भी कंपनी के मालिक बने। जी, तो आप डिजिटून्स को एक अलग ही लेवल पर ले जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखें कि आप किस तरह से इंडियन कल्चर को भी प्रमोट करते हैं, तो क्या आपने कुछ ऐसा सोच रखा है जो आप इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हुए आगे एक एनिमेशन सीरीज़ लाने की सोच रहे हैं, या कुछ ऐसे प्लान्स हैं आपके? आने वाले समय में हम आईपी बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस होंगे, और हम चाहते हैं कि इंडिया में अपना हमारा टॉयज़ ब्रांड हो, अपना गेम का ब्रांड हो, अपना हमारा एनिमेशन का अपना आईपी कैरेक्टर्स हो। जैसे आप अपने आईपी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे अगर आपको कोई मोशन पिक्चर आप लेकर आएँ तो उसमें क्या कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जिस पर आप ये पिक्चर बनाना चाहेंगे जो इंडियन हिस्ट्री को डिपिक्ट करता हो? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। महाभारत में एक कैरेक्टर है जो सबसे बड़ा योद्धा मेरी नज़र में है, वो है अभिमन्यु। अभिमन्यु से बड़ा योद्धा पूरे महाभारत में नहीं, और वो आज के स्टार्टअप की भी कहानी है वो, क्योंकि एक यंग लड़का जिसका कोई गॉडफादर एज सच नहीं था, गुरु, जैसे जितने भी महाभारत में अदर कैरेक्टर्स थे, तो किसी को गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया था, किसी को कृपाचार्य ने सिखाया था, और किसी को कृष्ण थे, लेकिन यहाँ पे अभिमन्यु 16-17 साल का लड़का था एंड ऑल। तो वो स्टार्टअप की एक अच्छी कहानी, जिसको सब कुछ पता था लेकिन उससे एक गलती हुई तो वो ये हो गया। तो अभिमन्यु इज़ द बेस्ट कैरेक्टर टू डिफाइन, और हम मुझे लगता है कि अगर हम बनाएंगे उसके ऊपर में तो हम काफ़ी अच्छा उसके साथ जस्टिफाई भी कर पाएंगे, बिकॉज हम खुद एक स्टार्टअप की तरह कंपनियां हैं, रोज़ मिस्टेक करते हैं, उससे सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच विकास, हमसे आज बातचीत करने के लिए, अपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। और इसी के साथ वॉइस व्हाट प्रेजेंट्स इंस्पिरेशनल ब्रांड्स एंड लीडर्स मेक इन इंडिया में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।